हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड लीडरशिप का कंप्लीट वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। ये वीडियो स्पेशली एमकॉम स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सिंपल वर्ड्स में समझो, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन में लोग कैसे बिहेव करते हैं उसकी स्टडी, यानी एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर कैसे वो काम करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, टीम वर्क कैसे करते हैं, स्ट्रेस हैंडल कैसे करते हैं और मैनेजर्स उनको कैसे मोटिवेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी में एम्प्लॉयज़ डीमोटिवेटेड हैं और परफॉर्मेंस लो हो रही है तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मैनेजर्स को हेल्प करता है रीज़न समझने में। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बढ़ाना और ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव बनाना। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेचर ऑफ ओबी। सबसे पहला पॉइंट इंटरडिसिप्लिनरी, यानी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर अलग अलग सब्जेक्ट से नॉलेज लेता है, जैसे साइकोलॉजी से ह्यूमन बिहेवियर, सोशियोलॉजी से ग्रुप बिहेवियर और एंथ्रोपोलॉजी से कल्चर। सेकंड पॉइंट है साइंटिफिक अप्रोच। ओबी एजम्पशंस पर नहीं बल्कि रिसर्च और ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होता है। थर्ड पॉइंट है ह्यूमन सेंटर्ड, यानी इनका फोकस मशीन्स नहीं एम्प्लॉयज़ होते हैं। फोर्थ पॉइंट है डायनेमिक नेचर, ह्यूमन बिहेवियर टाइम और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। एंड लास्ट इज प्रैक्टिकल अप्रोच, कंपनीज एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कंसेप्ट यूज़ करती है वर्कप्लेस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ ओबी। ओबी का स्कोप 3 लेवल्स पे होता है, जैसे इंडिविजुअल लेवल, ग्रुप लेवल और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। इंडिविजुअल लेवल पर हम एक एम्प्लॉय का बिहेवियर स्टडी करते हैं, लाइक उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, कौन कौन सी चीज़ें उसको मोटिवेट करती है। सेकेंड है ग्रुप लेवल, इस लेवल पे टीम वर्क और कम्युनिकेशन स्टडी होता है, जैसे लीडरशिप, कॉन्फ्लिक्ट्स, कम्युनिकेशन, ग्रुप डायनामिक्स। थर्ड है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल स्ट्रक्चर और कल्चर को स्टडी किया जाता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, पॉलिसीज़, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। एग्ज़ाम में अक्सर ये 3 लेवल डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। क्वेश्चन आता है कि ओबी इम्पोर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले ये एम्प्लॉयज़ का जो मोटिवेशन है उसे इम्प्रूव करता है। सेकंड, टीम वर्क बेटर होता है इससे। थर्ड है कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं। एंड फोर्थ इज कम्युनिकेशन इम्प्रूव होता है। और ऑब्वियसली इन सबसे जो प्रोडक्टिविटी है वो तो इंक्रीज़ होगी ही होगी। फॉर एग्जांपल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज एम्प्लॉय फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं, इसलिए वहाँ इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी हाई होती है। अब हम देखेंगे मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में 4 इंपॉर्टेंट मॉडल्स होते हैं, ऑटोक्रेटिक मॉडल, कस्टोडियल मॉडल, सपोर्टिव मॉडल और कलीगियल मॉडल। सो फर्स्ट है ऑटोक्रेटिक मॉडल। ऑटोक्रेटिक मॉडल अथॉरिटी पे बेस्ड होता है, यहाँ मैनेजर्स ही सारे डिसीजन लेता है, एम्प्लॉयज़ को सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी होती हैं। इस मॉडल में मोटिवेशन, फियर और पनिशमेंट से होती है। इसके एडवांटेजेस है क्विक डिसीजन मेकिंग, डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, लाइक एम्प्लॉय डीमोटिवेटेड फील करते हैं, क्रिएटिविटी कम हो जाती है और स्ट्रेस इंक्रीज़ होता है। फॉर एग्जांपल, मिलिट्री स्टाइल मैनेजमेंट और स्ट्रिक्ट फैक्ट्रीज में इस सिस्टम को अपनाया जाता है। सेकंड है सपोर्टिव मॉडल। सपोर्टिव मॉडल में मैनेजर एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करते हैं, यहाँ लीडरशिप और मोटिवेशन पे फोकस होता है। एम्प्लॉयज़ फील करते हैं कि उनकी भी वैल्यू है, इसका रिजल्ट मोरल इंप्रूव होता है, जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज़ होता है। थर्ड है कलीगियल मॉडल। इस मॉडल में टीम वर्क और पार्टिसिपेशन पे फोकस किया जाता है, एम्प्लॉयज़ डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी बॉस और एम्प्लॉयज़ एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। आज की मॉडर्न कंपनीज मोस्टली सपोर्टिव और कलीगियल अप्रोच को यूज़ करती हैं। एक है हमारा कस्टोडियल मॉडल। कस्टोडियल मॉडल में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एम्प्लॉयज़ को पर्क्स, सैलरी हाई करके ये सब चीज़ें करके एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रखती हैं, वो है हमारा कस्टोडियल मॉडल। अब आते हैं पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे। ये कंसेप्ट फ्रेड ल्यूथेंस ने दिया था। पीओबी का मेन फोकस होता है एम्प्लॉयज़ की पॉजिटिव साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ डेवलप करना, यानी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एम्प्लॉय की वीकनेस पर फोकस नहीं करती बल्कि उनकी स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव करती है। फॉर एग्जांपल, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करना, स्ट्रेस हैंडल करना, इससे जो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल कैपिटल, और पीओबी का सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है साइकोलॉजिकल कैपिटल। इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, होप, ऑप्टिमिज्म, रिजिलियंस, सेल्फ एफिकेसी।
होप का मतलब यानी होप रखना कि हम गोल्स अचीव कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस रखना, ऑप्टिमिज्म पॉजिटिव थिंकिंग रखना, रेजिलेंस डिफ़िकल्टी से रिकवर करने की एबिलिटीज़ बताती है, और सेल्फ एफिकेसी का मतलब होता है अपनी एबिलिटीज़ पे बिलीफ रखना। फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉय फेल भी हो जाए बट फिर भी वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ दोबारा ट्राई करे, दैट शोज रेजिलेंस एंड ऑप्टिमिज्म। अब नेक्स्ट है हमारा पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का मतलब होता है यूनिक करेक्टरिस्टिक्स जो किसी पर्सन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। हर पर्सन की पर्सनालिटी डिफरेंट होती है। कुछ लोग आउटगोइंग होते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ काम, कुछ एग्रेसिव नेचर के होते हैं। पर्सनालिटी वर्क प्लेस बिहेवियर को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रोवर्ट एम्प्लॉय सेल जॉब में बेटर परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी मेनली थ्री फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होती है: हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, सिचुएशनल फैक्टर। हेरिडिटी में आता है जेनेटिक फैक्टर्स जैसे इंटेलिजेंस या टेम्परामेंट। इन्वायरमेंट में आता है फैमिली, कल्चर, एजुकेशन और सोसाइटी। हेरिडिटी जैसे अगर जेनेटिक फैक्टर्स हो गए, जैसे अगर किसी के पेरेंट्स इंटेलिजेंट है तो बच्चे भी इंटेलिजेंट हो गए, ये हो गया हेरिडिटी। इन्वायरमेंट लाइक हमारी सराउंडिंग्स, हमारा वातावरण कैसा है, हम कैसे सराउंडिंग्स में रह रहे हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट डाल रहा है, तो वो हो गया इन्वायरमेंट डिटर्मिनेंट। थर्ड है सिचुएशनल फैक्टर। अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिहेवियर चेंज होता रहता है। लाइक एक एम्प्लॉय फ्रेंड के साथ सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो बिहेवियर है वो चेंज हो सकता है। लाइक एक एम्प्लॉय है वो फ्रेंड के साथ तो कॉन्फिडेंट हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है वो मैनेजर के सामने भी कॉन्फिडेंट हो, वो मैनेजर के सामने नर्वस हो सकता है। इसके बाद है पर्सनैलिटी थ्योरीज। अब सबसे फर्स्ट है ट्रेट थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी स्टेबल ट्रेट्स पर बेस्ड होती है, जैसे ऑनेस्टी, लॉयल्टी, फ्रेंडलीनेस। सेकंड है सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी। पीपल वैसे बिहेव करते हैं जैसा वो खुद को देखते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स डिस्कस कर लेते हैं, लाइक लोकस ऑफ कंट्रोल। इंटरनल लोकस वाले लोग बिलीव करते हैं कि सक्सेस उनकी मेहनत पर डिपेंड करती है। सेल्फ एस्टीम, अपने आप को वैल्यूएबल फील कराना। सेल्फ मॉनिटरिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिहेवियर को एडजस्ट करना सेल्फ मॉनिटरिंग होता है। रिस्क टेकिंग में हमें पता चलता है कि हमारी रिस्क लेने की टेंडेंसी कितनी है। टाइप ए पर्सनैलिटी और टाइप बी पर्सनैलिटी। टाइप ए पर्सनैलिटी वाले लोग जो होते हैं वो कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं, एग्रेसिव नेचर के होते हैं। वहीं जो टाइप बी पर्सनैलिटी के लोग होते हैं वो रिलैक्स्ड होते हैं, रिलैक्स नेचर के होते हैं। नेक्स्ट है हमारा वैल्यूज़। वैल्यूज़ का मतलब होता है बिलीव्स अबाउट व्हाट इज़ राइट एंड इम्पोर्टेंट। वैल्यू गाइड करती है डिसीजंस, बिहेवियर, एटीट्यूड्स। ये मेनली टू टाइप्स की होती है, टर्मिनल वैल्यू और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़। टर्मिनल वैल्यूज़ लाइफ गोल्स बताती है, जैसे हैप्पीनेस, फ्रीडम। वहीं जो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ है वो बिहेवियर स्टाइल बताती है, जैसे ऑनेस्टी, डिसिप्लिन। अब नेक्स्ट है हमारा वर्क वैल्यूज़ एंड एथिकल वैल्यूज़। वर्क वैल्यूज़ बताते हैं एम्प्लॉयज़ अपनी जॉब से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे अचीवमेंट, जॉब सिक्योरिटी, वर्क लाइफ बैलेंस। एथिकल वैल्यूज़ मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, फेयरनेस। कंपनीज एथिकल कल्चर क्रिएट करती है ताकि ट्रस्ट बिल्ड हो सके। नेक्स्ट हमारा एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है किसी चीज़ के टुवर्ड्स फीलिंग्स और ओपिनियंस। एटीट्यूड के थ्री कंपोनेंट्स होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल। पॉजिटिव एटीट्यूड से मोटिवेशन इंक्रीज होता है और परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होती है। अब नेक्स्ट है हमारा परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन को इंटरप्ट करना। डिफरेंट पीपल सेम सिचुएशन को डिफरेंटली परसीव कर सकते हैं। परसेप्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स है पर्सनैलिटी, एक्सपीरियंस, इमोशंस एंड इन्वायरमेंट। अब इसमें मेनली थ्री टाइप्स के कॉमन एरर होते हैं, हैलो इफेक्ट, स्टीरियोटाइपिंग और प्रोजेक्शन। तो हैलो इफेक्ट लाइक अगर मैनेजर किसी एम्प्लॉय की एक क्वालिटी देख के उसके बारे में ओवरऑल ओपिनियन बना ले तो ये तो हो गया हैलो इफेक्ट। और स्टीरियोटाइपिंग का मतलब होता है किसी पर्सन को उसकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी से जज करने के इंस्टेड उसको ग्रुप के बेसिस पर जज करना जिससे वो बिलोंग करता है, यानी बिना प्रॉपरली जाने असम्पशंस बना लेना। जैसे कोई बोले सारे ओल्ड पीपल टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर सकते, ये स्टीरियोटाइपिंग है क्योंकि हम पूरे ग्रुप को सेम वे में जज कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है ये एज्यूम करना कि दूसरे लोग भी हमारी तरह ही सोचते हैं और फील करते हैं, यानी अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को दूसरों पर अप्लाई कर देना, ये होता है प्रोजेक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक है मोटिवेशन। मोटिवेशन वो फोर्स है जो एम्प्लॉयज़ को काम करने के लिए एनकरेज करती है। मेनली ये टू टाइप्स का होता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन इंटरनल सेटिस्फैक्शन जैसे लर्निंग और अचीवमेंट। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हमें एक्सटर्नल अवार्ड से मिलता है, लाइक अगर मैनेजर कह दे कि अगर किसी ने ये वर्क कंप्लीट किया तो उसे ये अवार्ड मिलेगा, तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया, जैसे सैलरी और प्रमोशन। मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं।
नेक्स्ट है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मैस्लो ने ह्यूमन नीड्स को 5 लेवल में डिवाइड किया: फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, सोशल नीड, एस्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। फिजियोलॉजिकल में बेसिक नीड्स होती हैं, सेफ्टी नीड्स में लाइक जॉब सिक्योरिटी हो गई, सोशल नीड्स में फ्रेंडशिप, एस्टीम नीड्स में रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट, ये सब आता है। और वहीं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में मैक्सिमम पोटेंशियल आता है, मैक्सिमम पोटेंशियल को अचीव करना। मैस्लो के अकॉर्डिंग लोअर नीड्स सेटिस्फाई होने के बाद हायर नीड्स इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। अब नेक्स्ट है हर्ज़बर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी। हर्ज़बर्ग ने 2 फैक्टर दिए, हाइजीन फैक्टर और मोटिवेटर्स। हाइजीन फैक्टर में आता है सैलरी, कंपनी पॉलिसी, वर्किंग कंडीशन। ये किसी भी टाइप का मोटिवेशन प्रोवाइड नहीं करता, बस ये डिससेटिस्फैक्शन को प्रिवेंट करता है। वहीं जो मोटिवेटर्स है ये सेटिस्फैक्शन इंक्रीज़ करता है, लाइक अचीवमेंट, ग्रोथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिर्फ सैलरी देना ही एनफ नहीं होता, रिकॉग्निशन और ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है इमोशंस को समझना और उन्हें कंट्रोल करना। इमोशनल इंटेलिजेंस की मेनली 5 कंपोनेंट्स है: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल्स। हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लीडर्स टीम को बेटर हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैनेजर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी काम रहे, दैट शोज इमोशनल इंटेलिजेंस। अब नेक्स्ट है हमारा ग्रुप डायनामिक्स। ग्रुप डायनामिक्स का मतलब होता है ग्रुप में लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ग्रुप डेवलपमेंट के 5 स्टेजेस होते हैं: फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नोमिंग, परफॉर्मिंग और एडजर्निंग। फॉर्मिंग में ग्रुप्स फॉर्म होता है, उसमें जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। इसमें किसी भी टाइप का आर्ग्यूमेंट नहीं होता। वहीं जो स्टॉर्मिंग है इसमें आर्ग्यूमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, लोग एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं। नोमिंग में सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। और वहीं परफॉर्मिंग में सब अपना बेस्ट देने की सोचते हैं। अफेक्टिव टीम्स ऑर्गेनाइजेशंस की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करती है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। अब कॉन्फ्लिक्ट का मतलब डिसएग्रीमेंट। हर ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स होना नेचुरली है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक्स हैं, लाइक हम कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज़ अवॉइडेंस, सेकंड इज़ कॉम्प्रोमाइज, थर्ड इज़ कोलैबोरेशन एंड फोर्थ इज़ कंपटीशन। सो इनमें से सबसे जो बेस्ट टेक्निक मानी जाती है वो है कोलैबोरेशन, बिकॉज इसमें दोनों पार्टीज़ का बेनिफिट होता है। नेक्स्ट है हमारा लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब होता है लोगों को गाइड और इन्फ्लुएंस करना। गुड लीडर मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, टीम वर्क इम्प्रूव करता है। लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम पढ़ेंगे लीडरशिप थ्योरीज़। सबसे पहली थ्योरी है ट्रेट थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लीडर्स बोर्न होते हैं, मेड नहीं। यानी सक्सेसफुल लीडर्स में कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ या ट्रेट्स नेचुरली होते हैं जो उनको दूसरों से अलग बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंस, करेज, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। फॉर एग्जांपल अगर हम महात्मा गांधी या APJ अब्दुल कलाम को देखें तो उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ नेचुरली विजिबल थी। ट्रेट थ्योरी का फोकस लीडर की पर्सनैलिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स पे होता है। नेक्स्ट है बिहेवियरल थ्योरी। ये थ्योरी ट्रेट थ्योरी से डिफरेंट है। बिहेवियरल थ्योरी के अकॉर्डिंग लीडर्स बोर्न नहीं होते, उनको ट्रेन किया जा सकता है। यानी लीडरशिप किसी की पर्सनैलिटी नहीं बल्कि उसका बिहेवियर और एक्शन डिसाइड करता है। इस थ्योरी का फोकस होता है लीडर्स क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, मोटिवेट कैसे करते हैं, डिसीजंस कैसे लेते हैं। बिहेवियर थ्योरी 2 मेन बिहेवियर्स पे फोकस करती है: टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर और सेकंड है पीपल ओरिएंटेड बिहेवियर। थर्ड है हमारी कॉन्टीजेंसी थ्योरी। ये थ्योरी बोलती है नो सिंगल लीडरशिप स्टाइल इज़ बेस्ट, यानी लीडरशिप सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होनी चाहिए। एक लीडरशिप स्टाइल हर सिचुएशन में सक्सेसफुल नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी क्राइसिस में है तो स्ट्रिक्ट लीडरशिप इफेक्टिव हो सकती है, बट क्रिएटिव टीम के साथ डेमोक्रेटिक लीडरशिप बेटर होती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सक्सेसफुल लीडर वही होता है जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना स्टाइल एडजस्ट करे। फॉर एग्जांपल स्कूल का प्रिंसिपल एग्जाम के टाइम स्ट्रिक्ट हो सकता है, बट एनुअल फंक्शन के टाइम फ्रेंडली बिहेवियर शो कर सकता है। इसके एडवांटेजेस है फ्लेक्सिबल लीडरशिप को प्रमोट करती है ये, रियलिस्टिक थ्योरी होती है। नेक्स्ट है हमारी ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी। ये मॉडर्न और बहुत इंपॉर्टेंट लीडरशिप स्टाइल है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स एम्प्लॉयज़ को इंस्पायर और मोटिवेट करते हैं। ये सिर्फ टास्क कंप्लीट नहीं करवाते बल्कि एम्प्लॉयज़ को पर्सनली ग्रो भी करते हैं। इसका फोकस होता है विजन, इनोवेशन, चेंज और मोटिवेशन पर। नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ये रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट पे बेस्ड होती है, यानी गुड परफॉर्मेंस इज इक्वल टू रिवॉर्ड, पुअर परफॉर्मेंस इज इक्वल टू पनिशमेंट। इस लीडरशिप स्टाइल में क्लियर रूल्स और स्ट्रक्चर होते हैं।
इसके कुछ फीचर्स है लाइक डिसिप्लिन मेंटेन होता है, इसमें परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग होती है, एम्प्लॉयज़ टारगेट अचीव करते हैं। अब है क्रॉस कल्चरल एंड एथिकल लीडरशिप। इसका मतलब है डिफरेंट कल्चर्स के एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना। ग्लोबल कंपनीज़ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिकल लीडरशिप ऑनेस्टी और फेयरनेस पे डिपेंड होती है। एथिकल लीडर ट्रस्ट बिल्ड करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इंडिजीनियस लीडरशिप मॉडल्स। इंडिजीनियस लीडरशिप मॉडल्स इंडियन कल्चर, एथिक्स, स्पिरिचुअलिटी और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ पर बेस्ड होते हैं। इसका मेन फोकस सिर्फ प्रॉफिट या ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस पर नहीं होता, बल्कि एम्प्लॉयज़ वेलफेयर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी एंड कलेक्टिव ग्रोथ पर भी होता है। इंडियन लीडरशिप मॉडल्स बिलीव करते हैं कि एक गुड लीडर को एथिकल, सेल्फ डिसिप्लिन, वाइज एंड सर्विस ओरिएंटेड होना चाहिए। इंपॉर्टेंट इंडिजीनियस लीडरशिप मॉडल्स में गांधीयन लीडरशिप, चाणक्य लीडरशिप, सर्वेंट लीडरशिप शामिल है। गांधीयन लीडरशिप ट्रुथ, नॉन वायलेंस और सोशल वेलफेयर पर फोकस करती है। वहीं जो चाणक्य लीडरशिप है वो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, प्लानिंग, इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग को इम्पोर्टेंस देती है। सर्वेंट लीडरशिप एम्प्लॉय की ग्रोथ और वेलबींग को प्रायोरिटी देती है। आज की मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस में भी इंडिजीनियस लीडरशिप को इम्पोर्टेंस दी जा रही है बिकॉज इट हेल्प्स इन बिल्डिंग ट्रस्ट, पॉजिटिव वर्क कल्चर, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। तो ये था आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड लीडरशिप का वन शॉट वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। सो थैंक यू एवरीवन।